हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल बिजनेस स्टडी विद आकांक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग। हमने 4th चैप्टर तक प्लानिंग तक कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग क्या है। जैसा कि मैंने आप लोग को चैप्टर 1 में बताया था, जो हमारा चैप्टर 1 का जितना भी वीडियोस था उसमें मैंने बताया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, प्रोसेस होता है, फंक्शंस होता है। तो मेनली 5 फंक्शंस थे, उसके बारे में हमने डिटेल में प्लानिंग को पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है इसके बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब इसमें मेन कंटेंट्स क्या है, कौन कौन सारी चीज़ें इसमें हम लोग को पढ़नी है। तो पहला हमारा आता है ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ये फ्रेमवर्क है, ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। 5 फंक्शंस मेनली परफॉर्म होते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो सेकंड जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग, उसके अंदर भी हम लोग को छोटा प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्लानिंग के अंदर हमने प्रोसेस पढ़ा, उसी तरह ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के अंदर भी पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस। ऑर्गेनाइजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसका मतलब क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब। उसके बाद से जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्या क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑथोरिटी क्या होता है, ऑथोरिटी का डेलीगेशन मतलब होता है ऑथोरिटी का बांटना, ऊपर से नीचे करना, डेलीगेट करना अथॉरिटी को, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, और इसका इम्पॉर्टेंस क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का। और लास्ट में हम लोग क्या निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। और एक ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइजेशन का ज़रूरत पड़ेगा या डिसेंट्रलाइजेशन का पड़ेगा, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों का बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग और जानते हैं सबसे पहले कि ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या है, मतलब व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। इन प्रीवियस चैप्टर्स, इन चैप्टर 1 मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन अरेंज रिसोर्सेज, मटेरियल्स, एनीथिंग फ्रॉम विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन रन इट्स एक्टिविटी। तो इसके बारे में इसका हम लोग सर्टिक यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू एस्टैब्लिश मोर प्रोडक्टिव रिलेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानें कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है। ऑर्गेनाइजिंग है आइडेंटिफाइंग, मतलब किसी चीज़ को पहचानना और ग्रुप करना डिफरेंट एक्टिविटी को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि हम अपने कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जिस फाइनेंशियल, फिजिकल रिसोर्सेज की हम लोग ज़रूरत है उसको हम लोग क्या कर सके, प्राप्त कर सके, उसको हम लोग क्या कर सके, अचीव कर सके इन अ मोर स्पेसिफिक मैनर टू अचीव आवर गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब आइए जानते हैं कि डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा इसको ऑर्गेनाइजिंग को, मतलब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को क्या कहा गया, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी आप लोग हेनरिक फ्यूल का डेफिनेशन याद करें, क्योंकि ये ईजी है और ईजिली आप लोग को याद हो जाएगा। तो क्या है ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस, it is to organize a business is to provide it with every useful to its functioning, as for example raw material, machines, tools, capital and personnel। मतलब ऑर्गेनाइजिंग मतलब ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करना, एक जुटाना सामान को। अच्छा, आप मान लो आपको पिकनिक क्या करना है, आप लोग बोलते हैं एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज वर्ड आया यहाँ पे, क्या आया, ऑर्गेनाइज आया। तो आप पिकनिक ऑर्गेनाइज करोगे, आप पिकनिक मनाओगे, तो आप करेंगे सामान, उसमें जो जो चीज़ का ज़रूरत है आप उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब उस चीज़ को जुटाएंगे। जैसे कि आपको पिकनिक मनाना, तो आप क्या क्या लाएंगे, आप खाने के लिए वहाँ पे प्लेट्स लाएंगे, फ्रूट्स लाएंगे, सैलड लाएंगे, केक लाएंगे, मतलब खाने के लिए सामान लाएंगे। फिर पकाने के लिए उसको लाएंगे, जो पकाना होगा वो लाएंगे। मतलब इसमें आप ऑर्गेनाइज किए किसी चीज़ का,
किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज किए तो क्या क्या लाया, उसमें जो जो चीज़ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरी थी, उसको पकाने के लिए जो टूल्स की ज़रूरत थी खाना पकाने के लिए, वो सब लाए। तो ये आपका क्या कहलाया, ऑर्गेनाइजिंग कहलाया। ठीक है। और नेक्स्ट इसका देखिए एक ये भी डेफिनेशन आप लोग दे सकते हैं जी.आर. टेरी का, कि ऑर्गेनाइजिंग इज द एस्टेब्लिशिंग ऑफ इफेक्टिव ऑथोरिटी रिलेशनशिप अमॉन्ग सेलेक्टेड वर्कर पर्सन्स एंड वर्क प्लेस इन ऑर्डर फॉर द ग्रुप टू वर्क टुगेदर इफिशिएंटली। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशंस। ठीक है। और आप उसको जनरल वर्ड्स में कह पाएंगे, ये यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, आप आपको देख पाएंगे कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है। इन जनरल वर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग रेफर टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हर चीज़ को अरेंज करना, मतलब इकट्ठा करके लाना, ऑर्डरली मतलब व्यवस्थित रूप से करना। क्यों करना, ताकि हम अपने जो रिसोर्सेज है व्यवस्थित तरह से क्यों करना, क्योंकि हम जो रिसोर्सेज उसको इफ़िशिएंटली यूज़ कर सके, इफ़िशिएंट यूज़ कर सके, बिना बर्बाद किए हुए उस रिसोर्सेज का, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में उसको यूज़ कर सके। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग। नेक्स्ट अब हम लोग जानते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो हम लोग का पहला आता है, हाँ पहला आने से पहले एक ट्रिक इसमें भी, जैसे प्लानिंग में मैंने खुद का डेवलप किया हुआ आप लोगों को ट्रिक बताया था उसको लाइन से याद करने का। तो ये जो है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें मेनली आपको 4 ही चीज़ याद रखना है, लेकिन इसको लाइन से याद करने का मेरे पास आइडिया है। जी हाँ, आइडिया। तो आप इसको याद कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, वो फॉर्मूला है आपका आइडिया। ये हमने 12th क्लास में पढ़ा था, मैंने खुद पढ़ा था, जो मेरी बुक थी उसमें जो हमारे सर थे उन्होंने हमें ये याद कराया था, इसको याद करने का आइडिया। तो आइडिया जैसे पहला हमारा आएगा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, आई से हो गया, डी से डिवीज़न ऑफ वर्क, डी से डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है। ई और ए में थोड़ा सा इधर उधर होगा, ए ऊपर आ जाएगा और ए नीचे चला जाएगा। ए से हो जाएगा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, और ई से हो जाएगा एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग एंड रिलेशनशिप। आगे मैं आपको बताऊंगी। तो आप इस आइडिया को अपने ब्रेन में फिट कर लीजिए कि आप लोग को आइडिया इसका आ गया। हाँ, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग में तो आइडिया लगाना है ना। हाँ, प्रोसेस का याद हो जाएगा आप लोग को, बस आप लोग आइडिया याद रखिएगा। ई और ए क्या हो जाएगा, बस एक्सचेंज हो जाएगा, बाकी वैसे ही रहेगा। ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि प्रोसेस के बारे में। तो पहला हमारा क्या है, पहला है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, मतलब वर्क को आइडेंटिफाई करना। यहीं पे क्लियर हो जा रहा है, आप लोगों को ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, बस आप लाइन देखिए, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न। आइडेंटिफाई, वर्क को आइडेंटिफाई करना, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा वर्क होता है। अब वर्क को आइडेंटिफाई करना कि ये वर्क क्या है, और उस हिसाब से एज क्वालिफिकेशन एज स्किल्स क्या करना, वर्क का डिवीज़न करना। जैसे डिवीज़न ऑफ वर्क हमने पढ़ा था प्रिंसिपल, कि वर्क को आइडेंटिफाई करके, और जो भी वर्कर्स हैं, जो भी मैनेजर्स हैं, उनके एज पर क्वालिफिकेशन, एज पर देयर एक्सपीरियंस, उनमें क्या करना, वर्क को डिवाइड करना। और इस तरह से डिवाइड करना कि जो वर्क है उसका डुप्लीकेशन ना हो, और वर्क क्या हो जाए, एज पर प्लान हम लोग कर सकें। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क में क्या है, द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजेशन इज आइडेंटिफाई एंड डिवाइडिंग द वर्क एज पर प्लान के हिसाब से क्या करना, वर्क को डिवाइड करना। थोड़ी ज़बान फिसल गई थी, माइंड मत करिएगा आप लोग, आगे बढ़िए। क्यों ऐसा क्यों करना प्लान के हिसाब से, ताकि ये हो सके, ये इंश्योर हो सके कि जो भी टास्क आप कर रहे हैं उसका डुप्लीकेशन, मतलब एक काम दोबारा किसी भी आदमी के द्वारा ना हो, एक ही काम दो आदमी के द्वारा, और किसी एक आदमी पे बर्डन ना पड़े। ठीक है। तो ये था हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है, अब मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, उसमें डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब बहुत सारा प्रोडक्ट है, कोई कॉस्मेटिक है, कोई मतलब बहुत सारा डिपार्टमेंट है।
मतलब डिपार्टमेंटलाइजेशन में मतलब कि वर्क को क्या करना है, डिपार्टमेंट के आधार पे बांट देना, डिपार्टमेंट क्रिएट कर देना ताकि किसी चीज़ को करने में देरी ना हो और वर्क एज पर टाइम हो। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है, आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन द स्मॉलर यूनिट रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर एंड पुट अंडर वन डिपार्टमेंट। जो एक तरह के जॉब है उसको क्या करें, ग्रुप एक साथ करके और एक डिपार्टमेंट में डाल देना। मेनली दो तरीका है डिपार्टमेंटलाइजेशन करने का, तो एक है वो जो है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन और डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। फंक्शनल यहाँ पे क्लियर हो रहा है फंक्शन से, मतलब जो एक फंक्शन से रिलेटेड, मतलब जो परचेज फंक्शन से रिलेटेड होगा उसको परचेज डिपार्टमेंट में रखना, जो मतलब डिपार्टमेंट अगर एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड होगा उसको एडवर्टाइजमेंट वाले डिपार्टमेंट में रखना। तो ये क्या हो जाएगा, उसका फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगा। और जो होगा डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे होगा, अब जैसे मान लो एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लाइन ऑफ प्रोडक्ट में वर्क कर रहा है, जैसे कि कॉस्मेटिक भी प्रोड्यूस कर रहा है और क्या कर रहा है, कॉस्मेटिक के साथ साथ वो क्लोथ्स भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसको किस तरह से डिवाइड करना, उसको डिवाइड करना एज पर देयर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे कि कॉस्मेटिक है, जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड है वो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में रहेगा, जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में रहेगा। जैसे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो वो सारा टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा, जैसे प्रोडक्शनल, फंक्शनल, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सारा टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। अगर वही मेडिसिन से होता है तो मेडिसिन में जो भी परचेज हो रहा है वो मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाएगा। तो इस तरह से डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या करना, डिपार्टमेंट क्रिएट करना होता है। नेक्स्ट आता है इसमें असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब आपने वर्क को आइडेंटिफाई कर दिया और क्या किया, और आपने क्या किया, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन जब हो गया तो अब उसमें ड्यूटीज़ को असाइन करना। पहले वाले में तो आइडेंटिफिकेशन करना था और वर्क को डिवाइड करना था, लेकिन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी असाइन जब करेंगे, आप किसी को काम दे रहे हैं तो आप ऐसे ही दे दोगे काम। मान लो कि कोई आपके घर काम मांगने आया, जैसे काम वाली बाई, मान लो आपको चाहिए, कोई काम मांगने आया, बोले कि मुझे खाना बनाने का काम आता है, मैं खाना बना दूंगी आपके यहाँ के, तो आप उसको ऐसे खाना बनाने का काम दे देंगे? नहीं देंगे। आप पहले उससे पूछेंगे तुम्हें खाना बनाने आता है, तुम्हारे पास कुछ, तुम मुझे करके दिखाओ, पहले बना के दिखाओ, वो बनाएगी, उसे तो आपको अच्छा लगेगा तभी आप दीजिएगा। तो आपने उसको किस हिसाब से दिया, उसके स्किल के बेस पे। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जो भी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ होगा वो एज पर देयर क्वालिफिकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस होगा। तो इसमें क्या कह रहा है, आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट इज असाइन्ड अ ड्यूटी मैचिंग स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। मतलब क्वालिफिकेशन और स्किल के हिसाब से उनको ड्यूटी असाइन करना। द वर्क इज असाइन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब उनकी कार्य करने की जितनी क्षमता होगी आप उसी आधार पे देंगे। अब मान लो कि कोई बहुत ज़्यादा सीनियर या ओल्ड एज पर्सन है, आप उनको लेबर वाला काम दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं, भले उनके अंदर स्किल्स है, क्वालिफिकेशन है, लेकिन उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं, तो आप नहीं दे पाओगे। कोई यंग पर्सन उस काम को उनसे अच्छे तरीके से करते हो, आप किसको देंगे? उस यंग पर्सन को देंगे। एम्प्लॉयज़ आर असाइन ड्यूटी बाई, अब आप जो एम्प्लॉय को जो ड्यूटी असाइन होता है वो कैसे होता है, एज पर गिविंग हिम और हर अ जॉब डिस्क्रिप्शन लेटर, जिसमें उनको जॉब के बारे में, उनको क्या करना है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी रहती है। लास्ट हमारा आता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मतलब आपने काम तो सारा सेट कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन भी सेट आउट कर दिया, लेकिन आप रिपोर्ट नहीं ली, आप उसका फीडबैक नहीं ली, कि कंट्रोल ना करें उस एक्टिविटी जो भी हो रहा है। तो आपको पता चल पाएगा कौन काम किस तरीके से हो रहा है? नहीं चल पाएगा जब तक जो काम कर रहा है उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी ना हो उस काम की, तो वो कर पाएगा काम? नहीं कर पाएगा। इसलिए इस चैप्टर में आपको डेलीगेशन, अकाउंटेबिलिटी, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो इसके अंडर में हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो होगा जितने भी एक्टिविटी उनको ग्रुप करके डिफरेंट डिपार्टमेंट में
करने के बाद एम्प्लॉयज़ हैव टू परफॉर्म द जॉब एंड टू परफॉर्म द जॉब एवरी इंडिविजुअल नीड सम ऑथोरिटी। अब हर इंडिविजुअल को, जो भी उसमें काम करे, उनको ऑथोरिटी की ज़रूरत होगी, मतलब कुछ पावर की ज़रूरत होगी कि हाँ इस डिसीज़न को लेने के लिए हमको पावर की ज़रूरत होगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो उनको क्या देना, ऑथोरिटी देना एज़ पर देयर प्लेस, मतलब वो उस प्लेस पे, कौन से प्लेस पे, उस तरह से उनको ऑथोरिटी देना, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी देना। क्योंकि अगर उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा तो वो अपने क्या, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम से कर सकते हैं। तो ये था हमारा 4th स्टेप, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बताएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल बिजनेस स्टडी विथ आकांक्षा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।